इससे पहले की वीडियो में हमने कार्बोनाइल ग्रुप का इंट्रो पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को। तो ये तो हम सब जानते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड सिग्मा होता है। लेकिन जो 3 मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल है और ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। ठीक है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इनका ऑर्बिटल व्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन इसका वैलेंस शेल में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, जब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप इन बॉक्सेस को क्लियरली देखें कि इस बॉक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो इसको फिलिंग इनका कन्फिग्रेशन देखें फिलिंग के लिहाज से कि 2 2s में आ गए, एक 2px में आ गया और एक 2py में आ गया। जो 2pz वाला था वो खाली रह गया। अब थोड़ा एक्साइटेशन के बाद, मतलब थोड़ी एनर्जी देने के बाद एक्साइटेशन होगा एक इलेक्ट्रॉन का 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, 2pz में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन 2pz में आ जाएगा तो 2pz वाला बॉक्स भी फिल हो जाएगा। इसी तरह आपके सामने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो इसको देखते हुए तो हम ये भी कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, क्योंकि चारों के चारों ऐसे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है। लेकिन ये यहाँ पर sp2 क्यों कर रहा है, यहाँ पर sp2 इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पाई बॉन्ड भी तो बनाना है और पाई बॉन्ड के लिए इसके पास pz का ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, मतलब बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसीलिए कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। वैसे ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप में इसकी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp2 है। ठीक है, अब जब 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने आएंगे 7 एनर्जी शेप के। अब जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने आ गए हैं तो मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में p ऑर्बिटल जो है वो एज इट इज़ पड़ा है। ठीक है, p ऑर्बिटल फ्री है अबव एंड बिलो द प्लेन। जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं sp2, वो एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये जो 2 है ये किसी और एटम के साथ बना सकते हैं। हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई और एटम भी हो सकता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जो sp2 ऑर्बिटल है उसके 2 लोब्स होते हैं। हर sp2 ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं। ठीक है, हर एक sp2 ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं। एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। जो बड़ा वाला लोब है यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता है तो ये थोड़ा दूर जा सकता है और एटम के साथ जल्दी से बॉन्ड बना सकता है। ये जो छोटा वाला है तो ये न्यूक्लियस के साथ मतलब उससे दूर नहीं जा सकता। जब उससे दूर नहीं जा सकता तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसको शो नहीं करते जब ये ऑर्बिटल्स दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस छोटे लोब को शो नहीं किया गया, सिर्फ बड़े लोब को शो किया गया है, क्योंकि ये मेन काम इसका होता है। ये छोटा वाला तो बस उसी के साथ रहता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं। ऑक्सीजन ने क्या हाइब्रिडाइजेशन की है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2s में आ गए, 2 2px में आ गए, एक 2py में आ गया, 2pz में आ गया, मतलब कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपके सामने है। तो इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा क्या? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा 2s 2px 2py। इनके बीच में sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। 2pz वाला पाई बॉन्डिंग के लिए फ्री है। तो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं sp2 के, इसमें देखें ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का डायग्राम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स आपको दिखाए गए हैं कि किस तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये वो वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है जहाँ पे लोन पेयर, मतलब एक पेयर है, एक पेयर नहीं है सॉरी, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब के बॉन्ड के लिए ये sp2 ऑर्बिटल सिर्फ यही रेडी है। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं sp2 के, यहाँ पर लोन पेयर हैं, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसको ऐसा डार्क ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि ये इनमें लोन पेयर है और ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। सिर्फ यही वाला है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यही फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पर देखें कि कार्बन का ये पोर्शन है सारा और ये ऑक्सीजन का है।
ऑक्सीजन का पोर्शन देखें और कार्बन का पोर्शन देखें, इसमें ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाला, ये आमने सामने आकर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड था वो कैसे बनता है, ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। कैसे बनता है यहाँ देख लें आप, क्लियरली आपको दिख जाएगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। बाकी ऑक्सीजन के जितने ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपको एक साइड पर दिखाए गए हैं और कार्बन के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं बाकी वो भी आपको साइड पर दिखाए गए हैं। हमारा मेन फोकस है कि सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो देखें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब नेक्स्ट चलते हैं, पाई बॉन्ड रहता है, तो पाई बॉन्ड भी देखें, पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो भी फॉर्म हो गया है। कैसे फॉर्म हुआ है, एक pz का ऑर्बिटल खाली था, यानी p ऑर्बिटल था ऑक्सीजन के पास भी, p ऑर्बिटल था कार्बन के पास भी, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इनसे पाई बॉन्ड बना है। अबव एंड बिलो द प्लेन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में कार्बन का p ऑर्बिटल ने भी पार्टिसिपेट किया है और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसी तरह से कार्बन का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप का सिग्मा बॉन्ड भी बन गया है, ऑर्बिटल के व्यू से हमने जाना, और उसका पाई बॉन्ड भी बन गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बॉन्ड एंगल इसका क्या है और इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो बॉन्ड एंगल इसका 120 है, जियोमेट्री इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर है। कैसे इसका बॉन्ड एंगल 120 है, क्यों इसका बॉन्ड एंगल 120 है और इसकी ज्योमेट्री क्यों ट्रायंगुलर प्लेनर हम कहते हैं। तो देखें, इसको समझते हैं कि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ 2 बॉन्ड बने, यहाँ एक पाई सिग्मा, और ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी मौजूद है। मैं इसको क्लियरली लोब में ही शो कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये लोब थोड़ा सर्कल सा बना है, क्लियर नहीं बना, लेकिन आपको तो पता है कि ये लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और कार्बन ने 2 आगे फर्दर सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो वेस्पर थ्योरी में ये बात तो क्लियरली समझ में आ गई थी कि जो लोन पेयर हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि लोन पेयर ऑक्सीजन वालों ने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई की है और इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपल्शन इनमें तब कम होती है जब ये एक दूसरे से 120 एंगल के फासले में आ जाते हैं। ठीक है, रिपल्शन कब कम होती है, जब इनके बीच का 120 एंगल का फासला आ जाता है तो इनमें रिपल्शन थोड़ी कम नज़र मतलब कम हो जाती है, रिपल्शन कम हो जाती है। इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 120 दिखाया गया है, क्योंकि इसमें हर मतलब उसके बीच में 120 का फासला होता है और 120 के फासले में थोड़े 120 के फासले पर ये थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, मतलब कि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाती है। और जब रिपल्शन मिनिमम हो जाती है तो फिर उस वक्त जो ज्योमेट्री नज़र आती है तो वो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। ठीक है, तो आई होप यू क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द 3 पॉइंट्स विच आई डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्टिव है जस्ट बिकॉज कि ये पोलर ग्रुप है। पोलर किस तरह है कि इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। कैसे हैं, ये जो पाई आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो पाई बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पाई बॉन्ड है इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। तो ज़्यादा खींचने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, जिसकी ज़्यादा ताकत है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बेंस। तो ऑक्सीजन की लाठी है तो बेंस भी उसी की हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन भी उसने ले लिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये पोलर बन गया है और पोलरिटी की वजह से ये रिएक्टिव है, रिएक्शन कर सकता है फर्दर। अब आ जाते हैं कि ये ज़्यादातर कौन सी रिएक्शन करता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। ठीक है, अब जब ये ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है तो यहाँ देख लें, इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखें कि किस मैकेनिज्म के तहत खुद को ऐड करता है। ये न्यू है न्यूक्लियोफाइल आया कार्बोनाइल कार्बन पर उसने अटैक किया, जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसने आके यहाँ पर ख़ुद को ऐड किया और एडिशन का जो प्रोडक्ट आया वो आपके सामने है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये बेस भी कैटलाइज हो सकती है और ये एसिड कैटलाइज भी हो सकती है। ठीक है, ये बेस कैटलाइज कैसे होगी, ये एसिड कैटलाइज कैसे होगी, इन सब बातों को पढ़ते हैं अभी।
ठीक है। अगर ये बेस कैटालाइज हो या एसिड कैटालाइज हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा बेस कैटालाइज से एसिड कैटालाइज से जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होगा। ठीक है, एडक्ट प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा। ये बात अपने जहन में रख लें कि बेस कैटालाइज हो या एसिड कैटालाइज हो, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब सामने देखें बेस कैटालाइज। अब बेस कैटालाइज कैसे होता है? बेस हम डालते हैं, बेस एज ए कैटालाइज डालते हैं, तो बेस क्या काम करता है? बेस का काम ये होता है कि जो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो रिएजेंट जिसमें न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, लेकिन अमूमन बेस कैटालाइज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर वो वीक होता है तो भी बेस उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल वाला रिएजेंट जो होता है उससे न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है, मतलब कि उससे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, न्यूक्लियोफाइल को हटाता है और उसके साथ जो जुड़ा है वो अपने साथ ले लेता है। जैसे इस मैकेनिज्म में आप देखें, आपको आसानी के साथ इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि आपके पास बेस है। ठीक है, बेस है और ये वो रिएजेंट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल मौजूद है कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो ये जो बेस है ये आया, इसने इस रिएजेंट से हाइड्रोजन को टेक किया और न्यूक्लियोफाइल को छोड़ दिया। अब वो न्यूक्लियोफाइल रेडी है कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक करने के लिए। इसने कार्बन पर अटैक किया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो इसका डबल बॉन्ड था तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो जो हाइड्रोजन बेस ने लिया था वो वाला, यहाँ देखें हाइड्रोजन बेस ने लिया था, तो वो हाइड्रोजन बेस जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा और बेस खुद चला जाएगा वापस, यानी बेस जैसे आया था वैसे ही निकल जाएगा। बेस का काम सिर्फ इतना था कि उसने न्यूक्लियोफाइल को पहले जनरेट किया। न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड बना दिया, वो बॉन्ड जब न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना दिया, जब न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो फिर उसके पास जो हाइड्रोजन बच गया तो उसको दे दिया ऑक्सीजन को, और बेस जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। ठीक है, अब एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन पर के पास आते हैं। तो बेस एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन में क्या है? एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि जो वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से भी काम चल जाता है। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से भी काम चल जाता है, मतलब इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट चाहिए होता है। अब ये मैकेनिज़्म, ये रिएक्शन एडिशन का कैसे इनिशिएट होता है? जो एसिड है ये इनिशिएट कैसे होता है? एसिड, ठीक है, वो एसिड जिसको हमने डाला है इस रिएक्शन को करने के लिए, तो वो उस एसिड से हाइड्रोजन आएगा और वो उस कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। इस मैकेनिज़्म में आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखें, ये एसिड का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उसने कार्बन को इतना इलेक्ट्रोफाइल बना दिया है, यानी इतना भूखा कर दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल चाहे वो वीक ही क्यों ना हो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसके पास इतनी कमी आ गई है कि वो कम से कम लेने के लिए भी को मानता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो कमज़ोर से हो या वीक से हो या स्ट्रॉन्ग से हो, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी उसने एसिड के डालने से क्या होता है कि एसिड इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देता है कार्बन को, और कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ाने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है चाहे वो वीक है वो आसानी के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये इस वीडियो में यहाँ तक था। वीडियो लंबी है लेकिन आप देख लें, समझ लें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं।